अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम का आगाज़ बेलारूस और पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब वहां मौजूद हैं, 2 रोज़ा विजिट है और इस विजिट के अंदर पाकिस्तान और बेलारूस के तमाम कनेक्शंस यानी कि इकोनॉमिक और सोशल और हम कह सकते हैं बायलैटरल रिलेशंस पे बातचीत की जा रही है। ट्रेड के हवाले से काफ़ी सारे मुआहिदों पे दस्तखत जो है वो करने की एक इम्कानात जो है वो हैं और साथ साथ ये भी है कि बेलारूस पाकिस्तान से चाहता है कि वो कुछ वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो मंगवाए। पाकिस्तान से वो लोग जाएंगे और बेलारूस के अंदर टेक्निकल और ख़ास कर हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक स्किल्ड लेबर जो है उनको रिक्वायर्ड भी है। पाकिस्तान के लिए ये भी अच्छा है क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम ओवरसीज़ वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, वैसे ही हमारे पास रेमिटेंसेस की मद में काफ़ी हद तक इजाफा देखा जाता है। इस साल के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 35 to 36 बिलियन डॉलर्स का एक करीब तखमीना लगाया जा रहा है। ये ईयर एंड होने जा रहा है फिस्कल ईयर, तो यहाँ पे जब क्वार्टरली और एक एनुअल एक रिजल्ट्स आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये एफर्ट्स कितनी हैं। तो आज हम ये पाकिस्तान और बेलारूस रिलेशनशिप और ट्रेड के हवाले से जो हमारे हम कह सकते हैं जो मुआहदे यानी कि एग्रीमेंट्स हैं, MOUs हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ साथ आज हम बात कर रहे हैं आलमी बैंक के हवाले से। ऑफ कोर्स रेकोडिक हमने देखा, माइनिंग एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस भी हुई, रेकोडिक के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो न्यू उनके मंसूबे हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने आए। उसके अंदर तकरीबन 30 करोड़ डॉलर फराम करेगा आलमी बैंक। इट मीन्स के यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मजीद बन जाती है पाकिस्तान के माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के लिए। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि तरबेला जो है वो आलमी बैंक की टीम जो है वो तरबेला तशरीफ़ लाई है। यहाँ पर 5वें तोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा करेगी और यहाँ पर इसमें यकीनन इन्वेस्टमेंट के मज़ीद मौके शामिल होंगे। तो आज इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और ख़ास कर हम PIA के हवाले में आज बात करने जा रहे हैं। कल भी हमने PIA के हवाले से बात की थी। PIA के अंदर जो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन चुकी है, इसके लिए न्यू हम कह सकते हैं बोलियाँ तलब की जा रही है, यानी कि न्यू बिड्स लगाई जा रही हैं। इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ऑन स्काइप, खुशामदीद कहते हैं, उस्मान चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन, ऊपर से आज हम जो एक 2 दिन का ये विजिट देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसमें CM मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। ख़ासकर इकोनॉमिक जो एक हमारा हम कह सकते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो एस्पेक्ट देखा जा रहा है, ये कितना इम्पैक्ट है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया, मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। मैं ये देखता हूँ पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाने के लिए ये एक पुरजोश कोशिश है। आपको याद होगा कि पिछले साल उनकी डेलीगेशंस भी आई थीं और बहुत सारे MOUs पे भी तबादला ख़्याल किया गया और फिर दस्तखत भी हुए। तो आप देख रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान की बारी थी कि वो वहाँ जाएँ और उन शोबों पर नज़र डालें जहाँ पे एक किस्म का अमली ताआवुन हो सके, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन हो सके। और जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि इसमें एक्सपोर्ट ऑफ लेबर भी आती है, थोड़ी-सी टेक्निकल एक्सचेंज और कई सारे ऐसे उमूर हैं जिन पे नज़र डाली गई है जो कि हमारे रवाबित को गहरा करने में बहुत एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान। अच्छा, पाकिस्तान और बेलारूस खासकर हम देख रहे हैं वर्कफोर्स के हवाले से भी कुछ प्रोग्राम्स यानी कि एक्सचेंज ऑफ वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। खासकर पाकिस्तान से उनको तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1 to 150,000 जो तकरीबन एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम अगर रेमिटेंसेस के थोड़ा सा एक एस्पेक्ट में देखें तो हमारे लिए तो एक फ़ायदा ही है, क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में डिवाइडेड हो जाती है या यूरोपियन मार्केट्स को तरजीह देती है। तो ये भी एक न्यू हमारे लिए एवेन्यू खुल जाता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारी मईशत को कम से कम 5 ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें वो बरामदात जो है उनको फ़रोग़ दे और फिर हमारी मईशत खुद ब खुद तगड़ी हो जाएगी। उसमें अव्वलीन तरजीह मेरे हिसाब से जो है वो लेबर की एक्सपोर्ट यानी रेमिटेंसेस या ओवरसीज़ वर्कर्स को देनी चाहिए। उसके साथ-साथ आपके टेक्सटाइल्स, उसके साथ आपकी माइनिंग जिस पे आपको आपको मालूम है कि इतना काम किया जा रहा है अभी, IT हो गया और एग्रीकल्चर को आप ठीक कर दें तो आप एक्सपोर्ट भी करने के लायक होंगे। इन 5 चीज़ों पे अगर काम किया जाए जोश व खरोशी से, तो आप देखें कि आपकी मईशत
दुनिया की बेहतरीन में शामिल हो जाएगी। आप देखते हैं एग्रीकल्चर इतनी सादी चीज़ है, उसमें भी बेलारूस का हाथ है, ये एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे। और फिर सबसे जो आगे की चीज़ है, ये आईटी वगैरह उसमें भी हो रही है। दरमियान में आपको नज़र आएगा कि आपकी लेबर एक्सपोर्ट्स होती हैं। बेलारूस और ये बाकी साबिक यूएसएसआर के जो अरकान थे, उनमें अब एक आबादी का मसला पैदा हो चुका है। उनकी बर्थ रेट्स बहुत कम हो चुकी हैं और इसलिए उनकी जो लेबर फोर्स है आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम और छोटी होती जा रही है। बेलारूस इसका सबसे बड़ा शिकार है दर हकीकत। आप यूक्रेन और रशिया को एक तरफ कर दें क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही है, बदकिस्मतन और अमवात हो रही हैं, लोग जाँ बहक हो रहे हैं, लेकिन बेलारूस जंग में ना होने के बावजूद उनकी डेमोग्राफिक्स पे एक बहुत सदमा पहुंचा है। इसलिए पाकिस्तान इसको एक लेबर फोर्स एडवांटेज दे सकता है उस खिते में जहाँ पे बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जो इसी मसले का शिकार हैं। राइट। अच्छा, ये आपने सही बिल्कुल बताया। और पाकिस्तान की जो एक हम कह सकते हैं पॉपुलेशन है, यानी कि पाकिस्तान की जो हमारी एक बल्क पॉपुलेशन है, इसको हम अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी वीकनेस ना बने। वेरी राइट उस्मान साहब। अच्छा, ये बताइए कि खासकर हम देख रहे हैं, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि ये जो 5 सेक्टर्स हैं इनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। खासकर हमने अभी 2 दिन पहले ही अपने एक इन्वेस्टमेंट फोरम भी देखा माइनिंग के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत सारे हम कह सकते हैं वसी खजाने मौजूद हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसको निकालने की, यानी कि इससे फ़ायदा लेने की। वैल्यू एडिशन करना नीड ऑफ द आवर है। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी चाहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रेकोडिक, बैरक गोल्ड जब ऑलरेडी एक हम कह सकते हैं ना लाइमलाइट में आ चुके हैं, वो इन्वेस्टर्स जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिए कि हाँ यहाँ पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो आप समझते हैं कि वो इन्वेस्टर्स या वो आउटसाइडर जब तारीफ करता है तो ऑटोमेटिकली तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट बन जाती है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जो कसीरुल जहती मालियाती इदारे होते हैं, द मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जब भी किसी चीज़ में दिलचस्पी का इजहार करती हैं, उस वक्त फिर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये बड़े बड़े मालियाती इदारों की उसमें शिरकत है। IMF और वर्ल्ड बैंक और ये बाकी सारे जब इसकी तरफ अंडर राइटिंग करेंगे लोन्स की और प्रोग्राम्स को आगे फ़रोग़ देंगी, तो फिर इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा है कि कितनी ये उम्मीद अफजारत ये कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मीटिंग्स, लोगों ने प्रेजेंटेशंस भी बड़ी सारी दी हैं, हर बंदे ने अपना मौक़िफ़ दिया है, इसलिए एक किस्म की हम आहंगी पैदा हुई है। कॉरपोरेशंस, हमारी मिनिस्ट्रीज़, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, ये तमाम माहिरीन के दरमियान एक हम आहंगी पैदा हो रही है जो कि बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए बाइस शर्फ है कि अब एक मतलब आलमी तवज्जो की तजदीद ये सारे जो है ना अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार ये यूएस चाइना के तनाव का भी है कि अब वो सारी दुनिया को राइट। देख रहे हैं, छान मार रहे हैं कि कहाँ पे अच्छे अच्छे ज़ख़ीरे हैं, वसाइल हैं। और पाकिस्तान को तो हमें हमेशा से पता है कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता की है, लेकिन हमने इसका पूरा फ़ायदा नहीं अभी तक लिया। अब वक्त आ गया ये अहद हाजिर में कि हम ये मिनरल्स को डेवलप करें। आपको पता है कि 92 किस्म के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और ये बहुत कीमती कीमती मिनरल्स भी उनमें शामिल हैं। मसलन मतलब लिथियम से लेके आगे तक ये टंगस्टन और इटर्बियम और इतने आगे जो हैं पेचीदा किस्म के हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम ये ऐद हाजिर की ये सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह में भी उस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, एक और और मैं इरादा भी सबसे किया गया है। एक ये भी कहा गया है कि अब फिनिश गुड्स आपको भेजनी है, अब आपको फिनिश मटेरियल भेजना है, वैल्यू एडेड मटेरियल भेजना है, अब आपको रॉ फॉर्म में नहीं भेजना। तो ये भी तो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही जब अपने रॉ मटेरियल को ऐसे ही सेल आउट कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको वैल्यू एडेड मंगवाना पड़ता है, तो वो एक 100% से भी ज़्यादा एक अमाउंट, हम कह सकते हैं 1000% से भी ज़्यादा एक अमाउंट जो है वो ऐड ऑन हो जाता है। इसके हवाले से भी बताइए कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी रॉ मटेरियल को यहीं यूटिलाइज करके फिनिश करके एक वैल्यू एडेड मटेरियल बाहर भेजें? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आप यूँ देख लें कि आजकल का दौर जो है इसमें मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी जो है बहुत ज़्यादा है, टैरिफ्स इधर-उधर हो रहे हैं और उसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया है बहुत ज़्यादा अपने हम्म। मिनरल वेल्थ का और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया।
नेमत उनको अता तो फरमाई है अल्लाह ने, लेकिन वो उन्होंने उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया। अब आप किस जानिब खड़े होना चाहते हैं? लेकिन एक अब ये तरफ कह आप रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इस क्यू में ऐड ऑन किया जा रहा है, जिसमें चिली है, पेरू है। तो हाँ। क्या पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान भी अब रहनुमाई करेगा और पूरी दुनिया के अंदर खासकर जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको कर्टेल करेगा अपने तमाम कंट्रीज़ के लिए? जी, और ख़ास तौर पे ये किरदार एक्सपोर्ट्स में, बरामदात में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चिले की आपने ज़िक्र किया, तो चिले की तकरीबन 40% जो है जीडीपी वो कॉपर से मुंसलिक है, तांबे से, लेकिन उनके 70% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कॉपर से मुंसलिक हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी जो है, अगर 30% उनकी इकॉनमी इस मिनरल रिसोर्स में, तो उनकी राइट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में ये 50% शामिल होते हैं मिनरल्स। इस तो ये पाकिस्तान के लिए भी ऐसा वाओ। होगा कि हम वैल्यू चेन में डाल सकें, तो अगर ये हमारी मईशत का 10% बने तो एक्सपोर्ट्स का 30% बनेगा, और उस लिहाज से फिर आपका रेमिटेंसेस के ऊपर जो है वो बोझ कम हो जाएगा, वो मजीद आपके लिए अच्छा होगा, आपका करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा। तो आप इसको ना सिर्फ जीडीपी शरह नमू के उस दायरे में देखें, बल्कि आप इसको बरामदात के दायरे में ज़रूर देखें, क्योंकि हमेशा ये एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनता है उसका। अच्छा, आपने दो बार अपने कमेंट में जिक्र किया टैरिफ के हवाले से कि टैरिफ वॉर है, तो मैं अमेरिकन टैरिफ के हवाले से बात करती चलूँ। पाकिस्तान के लिए या तमाम कंट्रीज़ के लिए 90 डेज़ का जो पॉज आया है कि अभी वो टैरिफ में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, और पाकिस्तान ने भी कोई ऐसा रिवर्ट में कोई चीज़ इख्तियार नहीं की, एक बहुत ही पॉजिटिव डिप्लोमेसी के साथ जो है उस चीज़ को देखा। तो क्या लगता है आपको, आप जो एक सिनेरियो देख रहे हैं पूरी ग्लोबल चेंजेस का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे उस्मान साहब? जी, बस ये एक खुद पसंदी का दौर है, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का दौर है, और ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक सियासी अंदाज़ से इस्तेमाल किया है, एक गैर मुस्तहकम अंदाज़ से और गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ से कोशिश की है, और इससे नुकसान सबसे ज़्यादा अमेरिका को ही होगा। तो जब उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा एक तशद्दुद हो गया मार्केट्स के साथ, आलमी मंडी के मार्केट्स साथ, काफी क्रैश हो गए। हाँ। बिल्कुल सही, और उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट और साथ में बॉन्ड मार्केट का ज़्यादा कलीदी किरदार है इसमें। उन्होंने देखा कि इतनी तबाही उन्होंने फेर दी है, तो फिर वो पीछे हट गए। अब आप देखें पाकिस्तान ने किस तरह संजीदगी से इस मामले को देखा, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगज़ेब साहब ने बिल्कुल ठंडे दिमाग से सबके सामने कहा कि इसकी ज़्यादा फ़िक्र या ज़्यादा परेशानी ना उठाओ। हमें बस अपनी ट्रेड बैलेंस को गौर से देखना है, टास्क फोर्स तैयार करनी है, और ये हम मसला हल कर देंगे। इस अंदाज से अगर हम अपने सारे मसाइल को देखें, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक टास्क फोर्स है इसके लिए, और वो देख रहे हैं किस तरह ठीक करें, और हमारे लिए ये बहुत आसान काम है, क्योंकि हम जो है, अगर हमारा उनके साथ खसारा, यानी खसारा तो उनकी तरफ से है, अगर 3.5 बिलियन का डेफिसिट है अमेरिका का, तो हम उनसे 3.5 बिलियन की इंपोर्ट्स ले लेते हैं, टैरिफ इम्पोर्ट्स भी ज़ीरो करते हो हैं, जाएगा, एग्जैक्टली। हाँ। सब कुछ सपोर्ट करेंगे। और आप इसको एग्रीकल्चर, माइनिंग और इन सब सेक्टर्स में देखें, अमेरिका के पास बहुत अच्छी मशीनरी है, कैटरपिलर वगैरह, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि हमारे इन चीज़ों में जिनको हम भी फ़रोग दे रहे हैं, उसमें इनका हिस्सा हो सकता है। हमारे लिए बड़ा आसान काम है। राइट, उस्मान साहब, एज वी आर सीइंग दिस, तो हो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स हमसे पहले इस चीज़ को देख चुके हों और उन तमाम कंसर्न्स को मीट कर चुके हों, और यकीनन इसके ऊपर आने वाले दिनों में काम होगा, और काम होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक एक्सपोर्ट सेक्टर है इसको सफ़र नहीं होना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आगे बढ़नी है। वेल, थैंक यू सो मच, उस्मान चौहान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हमने आज के दिन उस्मान साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके हवाले से बात की कि पाकिस्तान और बेलारूस, ऑफ कोर्स ये जो कनेक्शन है स्ट्रांग होना चाहिए, और ये होगा। काफ़ी हद तक एमओयूज़ के इम्कानात हैं जो जाहिर होंगे। आज के दिन के मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं, इंडेक्स के क्या अपडेट्स हैं और आज की मार्केट में क्या पोजीशंस हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। इंडेक्स आपके सामने है। 100 इंडेक्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,16,189.21 के लेवल पर, जो कि कल का क्लोजर था। फाइनली हायर सेक्टर मार्केट गई 1,15,937.38, लोअर वाज 1,14,639.92, एंड फाइनली क्लोजर थोड़ा सा लोअर साइड से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया, बट माइनिंग हम कह सकते हैं कि माइनर सा जो है वो एक डाउन साइड 1,14,853.33 यानी कि 1,335.88 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली कमोडिटीज़ भी देखते चलते हैं आज इंटरनेशनली और लोकली क्या रेट्स रहे।
लेट्स हैव अ लुक गोल्ड की पर तोला प्राइस। सबसे पहले 3,38,800 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,90,466 रुपीज़ एंड इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 3,218 पर डॉलर। अच्छा, ये देख रहे हैं आप पर आउंस डॉलर के अंदर रेट तकरीबन यहाँ पर शूट किए हैं इंटरनेशनली, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी आया है और लोकल मार्केट में भी तकरीबन 10K के अबव जो है वो एक नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। इट मीन्स के लोकल मार्केट में अभी जो गोल्ड है काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस। ऑयल WTI पर बैरल $60.18, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.42। ऑयल प्राइसेस भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली एक डिक्लाइन आ रहा है। जैसे जैसे गोल्ड अपसाइड एक ट्रेड कर रहा है वैसे ही हम ऑयल प्राइसेस को डाउनवर्ड ट्रेंड होते हुए देख रहे हैं। तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे बट एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। ख्वाहिशे नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से बकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। ETV की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम न्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे। अब हमारे पास डिफरेंट न्यूज़ और भी मौजूद है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसमें एक इजाफा देखा गया है 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स का, और ये एक ज़बरदस्त इजाफा है क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारे रेमिटेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्ट बिल का जो एक हम कह सकते हैं ना कि इम्पोर्ट बिल देने के लिए हमारे पास एक कैपेसिटी मौजूद है। जैसे जैसे रिजर्व्स बढ़ते हैं वैसे ही हमारी इकॉनमी मजीद स्टेबिलिटी की तरफ आती है। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि कराची समेत मुल्क भर में बिजली जो है वो मजीद सस्ती कर दी गई है। 1 रुपये 71 पैसे का जो है वो एक आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले जो एक हफ्ते पहले आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईद के बाद एक गुड न्यूज़ दी थी पर यूनिट प्राइस में। इसके अलावा आज मजीद जो है ये हमारे लिए और आवाम के लिए एक गुड न्यूज़ है कि बिजली का जो टैरिफ है मजीद जो है वो कम किया गया है, और ये एक हम कह सकते हैं समर सीजन में डे बाय डे ये तोहफतन जो है वो दिए जा रहे हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कम हो रहे हैं वैसे ही लोकली इसका इम्पैक्ट पास ऑन हो रहा है। आज ये भी बात करेंगे। और साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ नए हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक चीज़ें जो है वो लाइन अप की जा रही हैं, और उसके ऊपर काफ़ी हद तक कुछ टीम्स बनाई जा रही हैं कि कैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज को अट्रैक्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे लानी चाहिए, पाकिस्तान में कितना ज़्यादा अट्रैक्शन मौजूद है, कैसे इसको मार्केट करना चाहिए। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और एफबीआर की भी एक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट सामने आई है। एफबीआर ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए एक नया हम कह सकते हैं कि इकदाम उठाया है, एक नया प्रपोजल जो है वो दिया है। उसमें ये करेंगे कि खरीदो फरोख्त और जितने भी कवायफ होंगे या इनवॉइसेस होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको थोड़ा सा यू नो चेक एंड बैलेंस आएगा। इससे पहले भी एफबीआर ने काफ़ी एफर्ट की थी। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि नॉन फाइलर्स का टर्म ख़त्म करने के लिए और इसको थोड़ा सा डिमोरलाइज करने के लिए और फाइलर्स को मजीद मोटिवेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें की गई थी। तो इसके हवाले से आज हम डिटेल बिल्कुल डायसेक्ट करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं ज़र मुबादला के हवाले से, फिर वापस आते हैं, बाकायदा प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वतन अजीज अपनी सनती पैदावार के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है और ज़र मुबादला के ज़खायर दरामदात की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा रुपये की कदर को मुस्तहकम रखने में भी मददगार होता है। मुस्तहकम ज़खायर आलमी मालियाती इदारों, सरमायाकारों और तजारती शराकतदारों का एतमाद बढ़ाते हैं, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी में बेहतरी आती है। ज़र मुबादला के ज़खायर बैरूनी कर्जों की बर वक्त अदायगी को मुमकिन बनाते हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में ये ज़खायर एक हिफाजती ढाल फ्राहम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बाद ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर का हुजम 15 अरब 75 करोड़ 94 लाख डॉलर हो गया है। आदाद शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। मरकजी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 10 अरब 69 करोड़ 94 लाख डॉलर की सतह पर आ गई है और कमर्शियल बैंकों के पास इस वक्त 5 अरब 5 करोड़ 33 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत इशारा है, जो न सिर्फ मालियाती इस्तेहकाम के जानिब पेशकदमी को जाहिर करता है बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के माशी साख में भी बेहतरी का बाइस बन रहा है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और हम देख रहे हैं कि फाइनली जो हम कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होता है, रिजर्व्स में इजाफा होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात होती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के वी हैव अ गेस्ट ओवर स्काइप। आयमा मेहदी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयमा, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगी कि खासकर हम देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासकर 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा देखा गया है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम एक पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। तो आई एम वेरी ग्लैड। देखें, ये बहुत ही अच्छी खबर है और इसके पीछे ठोस वजूहात हैं, और एक सबसे बड़ी ठोस वजह ये है कि हमारी जो नेट रेमिटेंसेस हैं, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गया है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो उससे हमारी रिजर्व्स को काफ़ी फ़रोग मिला है और इट हैज़ बीन अ पॉजिटिव कंडीशन फॉर अस। इसके अलावा पिछले अराउंड 12 to 14 मंथ्स, साल सवा साल में ये भी था कि हम लोगों ने जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स थी
उनके ऊपर एक बैन लगाई हुई थी, जो मैं समझती हूँ एक अच्छी बैन थी, क्योंकि हमने अपने मुल्क को जो है सेहतमंद एक तरह से बनाना है। वी नीड टू कंट्रोल व्हाट्स बीइंग इम्पोर्टेड इन द कंट्री। तो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सो ये हम तो मेड इन मेन पाकिस्तान वजूहत को है। फोकस करना चाह रहे थे ना आयमा? एग्जैक्टली और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उस वो बहुत अच्छी चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई एम रियली इन फेवर ऑफ दिस कि हमने गैर ज़रूरी चीज़ों को इंपोर्ट बंद किया। उससे हमारे जो नए यूथ है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग ब्लड है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो दीज टू थिंग्स मेजर तो ये दो चीज़ें। उसके अलावा ये है कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल होता था ऑयल की वजह से, वो भी जो है एक तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबली कम हुई हैं। उसके अलावा हमने अपने जो IPPs के साथ भी निगोशिएट किया है, और हमने सोलर से भी बिजली ली है, हमारे विंड फार्म भी हैं। तो इस तरह से इन 3 मेन वजूहात की वजह से इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग कि हमारे रिजर्व जो हैं वाकई ही इन रियल टर्म्स ऊपर गए हैं। राइट अच्छा, अब आपने गुड न्यूज़ का ही जिक्र किया तो ऑफ कोर्स एक और न्यूज़ आपको बताना ज़रूरी है कि कराची समेत पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बिजली जो है मज़ीद सस्ती कर दी गई है। 1 रुपये 71 पैसे का आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आयमा, इसके हवाले से क्या कहेंगे? इससे पहले, ईद से पहले ही हमने देखा था, और अब ये दोबारा एक कदम देखा गया है। जैसे जैसे फ्यूल एडजस्टमेंट्स हो रही हैं तो आवाम को इसके सम्राट जो है वो नज़र आ रहे हैं, और अब पास ऑन भी किए जा रहे हैं फाइनली। कैसा लग रहा है? और खासकर ये कंटिन्यूटी में है, यानी कि इंटरनेशनली हम ऑयल प्राइसेस डे बाय डे वीकन होते हुए देख रहे हैं। देखें, यही मैं पिछले 1-2 माह से यही प्रोग्राम्स में आई थी और यही कह रही थी कि जो ग्लोबली ऑयल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, इट इज़ नाउ द अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री पाकिस्तान कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें। और बहुत ही खुशी की बात ये कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को वाकई इन रियल टर्म्स कैश किया है। क्योंकि देखें, जो एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले भी ये बयान में कहा था कि जो IPPs बहुत बड़े बड़े बिल्स दे रहे हैं, हम उनकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम उनसे निगोशिएट करेंगे, और हम इसी तरह बिल्स पे जो है सर्कुलर डेट को हम नहीं देते रहेंगे, हम इनके साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन को रिन्यू करेंगे, विच हैज़ बीन सक्सेसफुल। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारा जो बिजली की प्राइसेस कम हुई हैं, और जो हमारा ग्रॉस मीटरिंग की तरफ गया है, तो इट्स वेरी गुड। जो ग्रीन मीटर्स लगे हैं, जितना हम यू नो एवरीबॉडी इज गोना बी चार्ज ऑन द सेम यूनिट रेट, तो ऑल दिस थिंग्स हैव बेनिफिटेड। और आई थिंक ये अब कम ही रहनी चाहिए। कोई वजह नहीं है कि बिजली की प्राइसेस वापस ऊपर जाएं, और जो हमारी फ्यूल प्राइसेस कम हुई है उसकी वजह से हम अपना जो गर्दिशी जो डेट है, सर्कुलर डेट जो हम अपना वसूल करना चाहते हैं, हम एक अच्छे कम प्राइस रख के भी उसको वसूल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिजली सस्ती होगी तो एक इस्तेमाल में भी ज़्यादा आएगी। आपको याद होगा जब बिजली के रेट बढ़ गए थे तो पिछले साल बहुत कम उसका यूजेज हो गया था। इंडस्ट्री भी और लोकल भी, अगर रेजिडेंशियल भी बात करें तो थोड़ा सा सब कॉशियस हो गए थे, जिसकी वजह से और एक बर्डन महसूस हो रहा था। तो अब जबकि हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, एक्सपोर्टर हजरात भी इसको देख रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगी? खासकर जो कि हम कह सकते हैं ना कि एक इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज को पास ऑन हुआ है। हमने देखा पर यूनिट प्राइसेस में कमी आई, उनके बिल्स जो है वो कम होंगे यकीनन, तो एक्सपोर्ट्स भी हमारी मोटिवेट होंगी। जी देखें, असल में हमारे साथ ये हुआ था कि ईद वाले दिन भी अगर आप देखें, जो भी हमारी छोटी ईद गुजरी है, उस पर भी हमारी 7 मेगावाट जो थी डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी। तो हमारे साथ मसला ये हुआ था प्राइसिंग में कि हमने स्टैंडिंग चार्ज को, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक कांस्टेंट चार्ज होता है, उसको हमने सोचा ही नहीं कि हमने डिवाइड कैसे करना है। तो जो लोग सोलर पे चले गए, बेसिक मसला वहां से आया था, सोलर से, और जो विंड को हम टर्न डाउन करते थे वहां से। लेकिन इट हैज नाउ बीन करेक्टली एड्रेस्ड। तो द थिंग इज, आज सुबह प्राइसेस देखी थी कि अगर एक टी शर्ट पाकिस्तान, वियतनाम, चाइना, इंडिया में बने तो सिर्फ चाइना हमसे 10 या 20 सेंट्स कम है। बाकी हमारी प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस जो है, चाइना से भी कम है, वियतनाम से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। तो इस वक्त दिस इज द प्राइम टाइम कि जब हमारी इंडस्ट्रीज वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर मैनी ईयर्स जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, दैट हैज बीन ट्रीटेड एज इन्फेंट इंडस्ट्री। बहुत सारे उनको टैक्स रिबेट्स भी दिए गए, बहुत कुछ दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैवंट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ आई वुड से मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट, बहुत कर दिया। अब एक्सपोर्टर्स का और इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना फर्ज बनता है कि वो अपने कोई कंपेटिटिवनेस दिखाएं, और डिफरेंट सेक्टर्स को भी मोटिवेट करना जरूरी है। सिर्फ टेक्सटाइल को ऑफ कोर्स वो जितना कर रहे हैं ये भी चाहिए, लेकिन और सेक्टर्स भी अगर एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे तो वो ज्यादा खुशाइन होगा। हम IT को देखते हैं, हमारे पास और भी अब माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर एक उभरता हुआ हमारे पास सेक्टर है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। यू आर वेरी राइट कि अब जो कि गवर्नमेंट ने जितने इंसेंटिव्स दिए, अब इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है कि वो कितना इन रिटर्न करते हैं।
اور خاص کر اب ٹیکسیشن بھی آ رہا ہے بجٹ کے اندر, تو سپر ٹیکس مزید جو ہے وہ امکانات ہوں گے کیا لگنے کے لیے, آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں IMF ابھی بھی جو ان کا دورہ آیا ہوا تھا اس کے بعد بھی ابھی بھی اگر میں IMF کے پیپرز انٹرنل بھی میں چیک کرتی ہوں تو اس میں انہوں نے بھی they've kept it very shady how they want things to be because they want to see things into governance, وہ ٹرانسپیرنسی گورننس اور ہماری بیوروکریسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے ابھی کچھ دیا نہیں, تو اینڈ وقت تک وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ کچھ اس طرح کا ایکسیس ٹیکسیشن نہ لگے بیکاز اس کو نہ ہنڈر دی اکانومی. لیکن ADP جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے انہوں نے ہمیں اپنے فگرز کل ہی دیے ہیں جس میں ہماری انہوں نے گروتھ کافی فلیٹ شو کی اور تھوڑی شو کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو اکانومسٹ میں ایک طرح بیٹھے ہوئے ہیں یو نو دیر فورکاسٹنگ اینڈ اسٹف, جس کا مطلب یہ ہے تو آئدر ٹیکسیشن لگنے والا ہے, آئدر ٹرمپ ٹیرس وغیرہ کی وجہ سے ہمارا جو یو نو مارکیٹ ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر اثرات ہونے والے. دیر از سم تھنگ بٹ اٹس ناٹ ویری آبویس, اور میں وقت سے پہلے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی. بالکل صحیح فرمایا ہے آئمہ, لیکن ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ شوٹ اپ کر جاتے ہیں GDP کو تو وہ پھر آپ کی اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. اگر آپ سسٹینیبلٹی کے ساتھ ایک سرٹن ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ میں چلتے رہیں اور وداؤٹ اینی ہرڈل, تو وہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے کیا کہیں گی, کیسے ان کو اٹریکٹ کیا جائے انویسٹمنٹ کے لیے, خاص کر جبکہ پاکستان میں بہت زیادہ اب ہم کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں, دوسرے کنٹریز بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے لیے جو ہمارے ہی لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کیسے اٹریکٹ کریں گے اور کیسے اپنے لیے نیو پروجیکٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ I think as an overseas Pakistani myself, the first and foremost thing is کہ ہم نے اپنی ملک میں اکنامک سرٹینٹی لے کے آنی ہے. جو ہمارا اکنامک پالیسی اکنامک سرٹینٹی انڈیکس ہے وہ بہت ہائی ہے, اس کو نیچے لے کے آنا ہے. دیٹ از دا ڈائریکٹ لنک آف پالیٹکس, پالیٹیشینس اینڈ یور اکنامک کنڈیشنز. ٹھیک ہے, کیونکہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ان کو یہی ہوتا ہے کہ کنٹری میں پالیٹکس تو ٹھیک نہیں ہے, آج ایک بندہ ہے کل دوسرا, اگر وہ ٹیکس ریجیم چینج ہو جائے, پالیسیز چینج ہو, اگر ہمارے پیسے ضبط ہو جائیں, اگر کوئی اسٹاک ایکسچینج میں کرتا ہے انویسٹ تو وہ سوچتا ہے کہ ہم اگر اپنے ڈیویڈنڈس کنٹری سے کیونکہ ان پہ بھی بندش لگی ہوئی تھی, اگر ہم وہ باہر کنٹری سے نہیں لے کے جا سکتے اپنے ڈیویڈنڈس, اپنے ابھی پروفٹس تو اماؤنٹ ریپیٹریٹ ہوا ہے, اب تو انویسٹرز بھی تھوڑا سا یو نو دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ اب تو ٹائملی ان کو ریپیٹریٹ کیا گیا ہے. جی, تو میں یہی کہہ رہی ہوں. اگر سب سے پہلے تو یہ ہماری جو ٹیکسیشن رجیم ہے نا, کیونکہ اٹس ویری انسرٹن رائٹ ناؤ. IMF نے کیا کہنا ہے, کیونکہ ہم IMF کی ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی میں, اس کو ہم اگر ٹرانسپیرنٹ اور 5-6 سال کے لیے ٹھوس بنا دیں کہ یہ 5 سال کے لیے رہے گی فکسڈ رجیم ٹیکسیشن کی. دوسرا یہ کہ ہمارے ریزروز اگر صحیح رہیں ایک لیول پہ, ہیلدی ریزرو, جس سے ہمیں پتا ہو کہ کرنسی ڈپریشیٹ نہیں کرے گی, کیونکہ کرنسی ڈپریشیشن کا پاکستانی PKR کے لیے, پاکستانی روپے کے لیے بہت مسئلہ رہا ہے وہ. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہمارے گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹرم پوری کرے, روز دن یہ دھرنے وغیرہ نہ ہوں, اس طرح کی چیزیں نہ ہو, تو آئی تھنک دیٹس گڈ اپرچونٹی. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ جو پاور ایشو ہے نا, پاور جنریشن, بجلی وغیرہ, ان کے ٹیرفس, اور جس طرح کاربن کیپچر اینڈ اسٹوریج کا جو انڈسٹریز کے لیے انہوں نے کہا 30% ٹیکس لگا دیں گے, تو انڈسٹری چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس انرجی ہونی چاہیے, بجلی ہونی چاہیے. تو اس کی ان چیزوں کو اگر ٹھوس بنا دیں تو آئی تھنک پیپل ول بی مور دین willing, صرف پاکستانی نہیں جو ایکسپیٹریٹس ہیں, باہر کے لوگ بھی, فارن نیشنلٹیز بھی, they will be more than happy to come and invest in Pakistan. بالکل آپ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جو تینوں آپ نے چیزیں ہائی لائٹ کی, یعنی کہ بجلی کے حوالے سے ریٹس تو آف کورس گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, ٹیکسز کے حوالے سے پہلے ہی لینینسیز کی تیاری کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لینینٹ یعنی کہ ایک انڈلجمنٹ رکھی جائے گی جو بھی اب جو بجٹ رکھا جائے گا, کیونکہ آف کورس لاسٹ ایئر جو کہ تھوڑا سا کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ٹف سچویشن دیکھی جا رہی تھی, اس سال جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا. تو آپ نے جو ریزرویشنز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, یقیناً گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ فوکس بھی کرے گی, اور ہم اکثر جو ہے وہ اپنے پالیسی میکرز سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب نیکسٹ بجٹ آئے گا اس کو تھوڑا فرینڈلی رکھا جائے گا تاکہ جو ہماری بزنسز ہیں وہ فلرش کریں. ساتھ ساتھ ہم FBR کے حوالے سے بات کریں گے. FBR میں مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پہلے بھی آپ کو یاد ہے فائنینشیل اسیسمنٹ سسٹم آیا تھا, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں پر ایک اگین اس میں پالیسیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اب جو بھی نان فائلرز ہوں گے ان کے لیے قوائف اور ان کے جو انوائسز ہیں ان کو تھوڑا ریکارڈ رکھا جائے گا, ان کے ریٹیل پہ جو ہے وہ تھوڑا فوکس کیا جائے گا کہ کہاں سے یہ خریدتے ہیں, کہاں بیچتے ہیں, کتنے کا ہوتا ہے, یعنی کہ کیش کا کاروبار جو ہے وہ تھوڑا سا پکڑنے کی بہت زیادہ ایک ایفرٹس کی جا رہی ہیں. اس کے حوالے سے بتائیے.
ये पाकिस्तान तो इट्स वेल नोन फॉर बीइंग अ कैश बेस्ड इकोनॉमी। हमारा जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, आई थिंक उससे डबल या ट्रिपल हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो आई एम रियली ग्लैड कि एफपीआर जो है इन चीज़ों को लेके आ रही है। बल्कि जितने भी आई वुड से छोटे लेवल से स्टार्ट करें, जितने जनरल स्टोर्स वगैरह भी हैं उनमें पॉइंट ऑफ सेल्स रखें कि पॉइंट ऑफ सेल्स है जहाँ सेल होगा, डायरेक्ट किसी आईटी लिंक्स होने चाहिए जहाँ से एफपीआर के पास डायरेक्ट डेटा हो। बाहर मुल्क में भी यही होता है, और पाकिस्तान में आईटी इंजीनियर्स की, आईटी आर्किटेक्चर्स की बिल्कुल कमी नहीं है। हम बिल्कुल इन हाउस ये सारे सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं, जिससे फिर ये जो हमारा डिस्क्रिपेंसीज हैं ये खत्म हो जाए और एग्जैक्ट सेल्स हो। और दूसरी, आईएमएफ ने भी यही कहा है कि आपका जो सिस्टम में जितनी भी लाइक ब्राइबरी है, करप्शन है, इन चीजों को खत्म करना है। जो भी तो हमें glitches हैं आप इसी तरह के समझती हैं कि वो एग्जाम खत्म होने चाहिए? एग्जैक्टली हमारी सबसे बात यही है ना कि कैश बेस इकोनॉमी जितना हम इसको डिजिटलाइज करेंगे, अभी तो हमारे पास काफी जैज, कैश, टेलीनॉर, यू नेम इट, वी हैव एवरीथिंग इन पाकिस्तान। तो हम जितना, अब आई जस्ट थिंक कि हमें ना पॉइंट ऑफ सेल्स का जो सिस्टम है रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में ये चीजें लाना चाहिए जिसकी वजह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। प्लस वी हैव ऑल द इनपुट्स वी नीड, वी हैव ऑल द आईटी आर्किटेक्चर्स, वी हैव एवरीथिंग। तो हमें कोई मसला नहीं होगा उस सेक्टर में जाने के लिए, बल्कि अच्छा है हमारी यूथ जो है वो एम्प्लॉय हो जाएगी। राइट, बिल्कुल ये इकदामात हो भी रहे हैं और पॉस का सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक अडॉप्टेड भी है, और आने वाले दिनों में जो रह गया है वो भी यकीनन होगा। वेल, थैंक यू सो मच आयमा, आप हमारे साथ मौजूद थी, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम ये बात करते रहे कि आज के दिन चाहे हम फॉरेक्स रिजर्व्स की आपको गुड न्यूज़ बताएं या हम आपको बिजली के प्राइसेस के हवाले से बताएं, आइडिया ये है कि इकॉनमी फ्लरिश करनी चाहिए, आइडिया ये है कि बिजनेसेस फ्लरिश करने चाहिए। आज के करेंसी रेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज की अपडेट्स क्या रही। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 317.57 रुपीस, सेलिंग वाज 318.13, यूके पाउंड बाइंग रही 365.16, सेलिंग वाज 365.81, यूएस डॉलर बाइंग रही 280.45, सेलिंग वाज 280.95, एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.46, सेलिंग वाज 38.53। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.71 रुपीस, सेलिंग वाज 74.85। नेक्स्टली यूएई दिरहम बाइंग एट 76.88 रुपीस, सेलिंग वाज 77.02। नेक्स्टली ओमानी रियाल 723.1 पे बाइंग रही, जबकि सेलिंग वाज 724.16, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 914.44 रुपीस, सेलिंग वाज 916.07। कुवैती दिनार में हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं अप्रिशिएट कर रही है यहाँ पर वहाँ की करेंसी। वेल, ये आपने आज के दिन की तमाम न्यूज़ देखी और न्यूज़ रैप हमने पूरे हफ्ते इकॉनमी के हवाले से आपको बताया। साथ साथ जाते जाते हमें बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और बेलारूस के हवाले से जो कि ये 2 रोज़ा विजिट दिखाई दे रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पे काफ़ी सारे MOUs मुतवक्के हैं और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में यकीनन एक छोटा सा इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर हम जल्द ही देखेंगे। वेल, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।